प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र निबंध एवं अन्य विधाएं हम पढ़ रहे थे। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध का संग्रह मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। हम इसका अगला निबंध आज पढ़ने जा रहे हैं, बेतवा के तीर पर। मैंने प्रारंभ में जब अपन ने 3-4 निबंध पढ़े और सबसे पहले जब ललित निबंध की विशेषताएं पढ़ी, विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय पढ़ा और उनकी ललित निबंध शैली का अध्ययन किया और विशेषताएं बताई, तब आपको ये बताया कि विद्यानिवास मिश्र का भारतीय संस्कृति में अगाध विश्वास है। वे लोक आस्था, लोक गीत, लोक परंपरा इत्यादि पर विशेष जोर देते हैं और साथ ही प्रकृति के चितैरे और पक्षधर लेखक भी हैं। प्रकृति की लालित्य का वर्णन, सुरम्यवादियों का वर्णन उनकी यायावरी वृत्ति के साथ मिलकर, उनकी सुकोमल शब्दावली के साथ जुड़कर और गंभीर अर्थ लेकर के जब निबंध की शैली के रूप में अभिव्यक्ति पाती है, तब हमारे सामने एक मूर्धन्य निबंधकार विद्यानिवास मिश्र की निबंध कला साकार हो उठती है। आज हम उनका अगला निबंध पढ़ने जा रहे हैं, बेतवा के तीर पर। इस निबंध में भी इनके संग्रह के अन्य निबंधों की भांति प्रकृति का चित्रण है, एक यात्रा वृतांत है और वहाँ बेतवा के किनारे जो बुंदेलखंडी भाषा की लोक परंपराएं हैं, लोक गाथाएं हैं, जो विस्मृत हो जाती है लेकिन फिर भी साहित्य के संदर्भों के अनुकूल न जाने कब कब युगों का सिंचित रस पाकर जीवंत हो जाती है। इस चीज़ का वर्णन उन्होंने इस निबंध में किया है। देखिए वे क्या कहते हैं। शैली पर ध्यान दीजिए, शब्दों के चयन पर ध्यान दीजिए और इनके विषय के अनुकूल, प्रसंग के अनुकूल उसकी अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान दीजिए, तो आपको अच्छा लगेगा कि बेतवा के तीर पर निबंध में विद्यानिवास मिश्र किस बात पर हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। साहित्य के विकास की धारा वेत्रवती के कुंजों में चिरकाल से उलझी रही है। इसकी और इसकी सहायक नदियों के ही किनारे उज्जैनी धारा, विदिशा जैसी प्राचीन साहित्य की राजधानियां बसी और इसी के किनारे कालांतर में लगभग 300 वर्षों तक हिंदी साहित्य की राजधानी फलती फूलती रही। चतुर्भुज मंदिर की छत पर खड़े होकर जब मैंने व्यासपुरा के खंडहरों को देखा और मुझे बताया गया कि मिश्र के हरिराम व्यास और प्रवीण राय आदि कलाकारों की हवेलियां अमुक अमुक है, तो मुझे लगा कि ओरछा तेरा कैसा सौभाग्य है कि हिंदी के इतने प्रसिद्ध कवियों के सही जन्म स्थान कौन कहे, घर द्वार की भी तुमने रक्षा की है। जबकि अधिकांशतः महाकवियों की जन्मभूमि के प्रश्न को लेकर जाने कितने संदेह और वाद विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरे ही क्षण मैंने सोचा कि हिंदी का दुर्भाग्य भी कैसा प्रचंड है कि अपनी जानी निधियों की भी स्मृति वह उचित रूप से रक्षित नहीं कर पाती है। आज जब हिंदी को समस्त भारत में सम्मान मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, तो उसकी विपत्कालीन आश्रय भूमि उपेक्षित पड़ी रहे, यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। ये एक प्रश्न है कि हिंदी भाषा के लेखकों का जन्म स्थान, कवियों की जन्मस्थली, उनकी हवेलियाँ, उनके निवास स्थान और किस तरह से उनकी सुरक्षा और संरक्षा हमारी भारतीय साहित्य और संस्कृति की अनुपम धरोहर है और हमारा वर्तमान उन्हें इस तरह से उपेक्षित पाता है। तो इस बेतवा के तीर पर बसे लेखकों के निवास स्थान का वर्णन है। प्रति रामनवमी के दिन झांसी के महाकवि केशव के वंशज आकर उनके घर की दालान में बुहारू लगा देते हैं। इसी में केशव की आत्मा का पूरा तर्पण हो जाता है। कभी यहाँ हिंदी का संग्रहालय हो, सांस्कृतिक केंद्र हो या कुछ और साहित्यिक आयोजन का केंद्र हो, इसे सोचने का भार मानो हिंदी बोलने वालों और पढ़ने वालों पर है ही नहीं। सुंदर व्यंग है, एक तंज कसा है कि इनकी हवेलियों पर कभी कभार झाड़ू बुहारू हो जाती है और कोई आयोजन हो और कोई समारोह हो तो वहाँ उनकी सुध-बुध लेने के लिए हिंदी वालों को अवसर ही नहीं है। एक बहुत सुंदर तंज है।
सबसे मार्मिक स्थल वहाँ का फूल बाग है। बेला की क्यारियों के बीच एक छोटा सा मंडप है। उस मंडप की छत एकदम जीर्ण शीर्ण हो गई है, जैसे जैसे ईंटों के खंभों पर थमी हुई है। और असंख्य लाल भुनगों से आक्रांत वीर हरदौल की समाधि है, जिस हरदौल की आहुति के गीत बुंदेलखंड में गांव गांव घर घर गाए जाते हैं और बिना उनके गीत के कोई भी काम पूरा नहीं उतरता। ऐसी प्रबल मान्यता लोक विश्वास में बस गई है। पर हाय रे लोक श्रद्धा का अपार्थिव रूप कि 400-500 रुपए से कम में भी सुधारने वाली इस प्रेम समाधि का पुनर्निर्माण नहीं हो पा रहा है। मतलब अति अल्प व्यय में भी इस समाधि का पुनर्संधारण हो सकता है, लेकिन वह भी संभव नहीं हो पा रहा है। उपेक्षा की हद देखिए और साथ ही लोक विश्वास की प्रबल आस्था देखिए कि उनके हरदौल के गीत के बिना बुंदेलखंड का कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। इस फूल बाग में घूमते घूमते मुझे हरदौल की कथा याद आई और बुंदेलखंड के कोकिल मैयालाल व्यास की हरदौल जू का विश्वपान शीर्षक कविता भी स्मरण हो आई, जिसमें ईर्ष्या, कर्तव्य, प्रेम और बलिदान की अनूठी योजना गुंफित कर दी गई है। ओथेलो और डेस्डेमोना की करुण कहानी तो तीव्र होते हुए भी इस आहुति के आगे ओछी पड़ती है। एक तुलनात्मक विवरण देकर के कोकिल मैयालाल व्यास की एक कविता है, जिसमें हरदौल जी को विषपान कराया। 2 भाई थे, दोनों में अगाध प्रेम था और जुझार सिंह बाहर रहते थे, तो किसी से ये सहन नहीं हुआ और जुझार सिंह को कह दिया कि वह अपने देवर के साथ उसका प्रेम संबंध है। वह आनन फानन में बड़ा आग बबूला होता हुआ आता है और अपनी पत्नी से कहता है, यदि तुम्हारा सतीत्व सच्चा है तो तुम अपने हाथ से हर को विष पिला दो। और वह स्त्री अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी सच्चाई का प्रमाण देने के लिए ऐसा करती है और देखते ही देखते अपने देवर की मृत्यु तो हरदौल की वहाँ समाधि बना दी जाती है और उसे पूजा जाता है, ऐसी मान्यता है। तो हरदौल का गीत उसका एक अनिवार्य अंग बन गया और ऐसे में कोई भी मांगलिक कार्य हो, गांव गांव में हरदौल के चबूतरे बना दिए और उसकी निर्मल, उसके एकदम पवित्र भाव की, जो भाई के प्रति उसकी आस्था थी, विश्वास था, वह संबंध को बड़ा महत्व देता है और हंसते हंसते विषपान करते हुए मर जाता है। तो एक ऐसी आस्था, एक ऐसी मान्यता के कारण उसकी यादगार स्मृति में चबूतरे बना दिए जाते हैं और वहाँ पर उसकी पूजा होती है। उसी प्रेम समाधि के किनारे खड़ा खड़ा सोचने लगा कि जनरागिनी और उसकी अंतः श्रद्धा जाने कितनी घटनाओं को अपनी गहराई के जादू से देवी रूप प्रदान कर देती है। इतिहास विफल रहता है, कला समय का आघात बर्दाश्त नहीं कर पाती और साहित्य कभी कभी पन्नों में सोया रह जाता है, किंतु लोक रागिनी का स्वर आंधी पानी के बीच, समय की उद्दाम धारा के बहाव के बीच, विस्मृति के कितने अभिचारों के बीच भी शाश्वत बना रहता है। और यद्यपि यह नहीं पता चलता कि किस युग से, किस घटना से और किस देश से उसका संबंध है, और यह भी नहीं पता चलता कि उसके कितने संस्करण अपने आप अनजाने कंठों द्वारा हो गए हैं, पर उसमें जो सत्य बनकर खिंच जाता है, उसे कोई भी हवा नहीं उड़ा पाती, क्योंकि वह सत्य बहुत भारी होता है। लोक आस्था के अस्तित्व की बात कहिए कि उसे कभी कोई भुला नहीं सकता है। कितनी भी समय की धूल, आंधियाँ, तूफान आ जाए, कितनी भी उसकी उपेक्षा हो जाए, लेकिन वह सत्य अजर अमर होता है और उसको कला के या समय का या इतिहास का की उपेक्षा कोई भी उसे झुटला नहीं सकती है, नष्ट नहीं कर सकती है। इसके बाद हम लोग सिद्ध खंगार की गुफा देखने गए। पता चला कि चतुर्भुज मंदिर के स्वर्ण कलश को चुराने का विफल प्रयत्न करने वाले एक चोर की वह साधना भूमि है, और पूछने जांचने पर पता चला कि 2 व्यक्तियों ने स्वर्ण कलश चुराने की योजना बनाई। उनमें एक था खंगार, जो कि कलश लेने ऊपर चढ़ा और दूसरा नीचे पहरा देता रहा। कलश लेकर खंगार विकट रास्ते से उतरते उतरते एकदम स्तंभित हो गया। उसने देखा कि महाराज मधुकर शाह भौर में घूमने निकले हैं और पहरेदार साथी जान छोड़कर भाग गया है। उसे और भी अधिक आश्चर्य हुआ जब महाराज मधुकर शाह ने उसे बहुत प्रेम से बुलाया और कहा कि भाई, मैं तुम्हारे दुस्साहस की सीमा पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अपराध तो पहले ही क्षमा कर दिया, अब जो चाहो वह मांग लो। अप्रत्याशित क्षमा से उस पेशेवर चोर की मनोवृत्ति एकदम पिघल गई और उसने केवल यही मांगा कि जहाँ किसी से मेरी भेंट न हो, जहाँ भी कोई मुझसे मिलने न जाए, ऐसे स्थान में रहकर एकांत साधना करने की व्यवस्था
यदि आप करा सकें तो इसी को सबसे बड़ा उपकार मान। आत्मग्लानि का देखिए कितना सुंदर चित्रण है कि वह ये कहता है, चोर जब उसका अपराध बड़े दिव्य भाव से उसके दुस्साहस को राजा क्षमा कर देता है तो वह स्वयं अपनी सजा तय करता है और कहता है कि जहाँ मुझसे कोई मिलने ना आए, जहाँ मुझे कोई देखने ना पाए, मैं ऐसे में एकांत साधना करके अपना जीवन व्यतीत कर दूं, ऐसी व्यवस्था आप करा दें तो यही मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार होगा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि अपने असामाजिक अपराधों का प्रायश्चित करने की ग्लानि उसके मन में इतनी अधिक थी कि उसका समाज में मुंह दिखाना भी मृत्यु यंत्रणा लगने लगा। उसी की यह गुफा थी जो न केवल पाप की प्रतिवेदन की साकार मूर्ति थी बल्कि मध्ययुगीन न्याय की एक जीवंत प्रमाण भी थी। मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्थाओं में न्याय किस तरह से हो जाता था और किस तरह से न्याय संगत औचित्य यहाँ पर लेखक ने, विद्यानिवास मिश्र ने स्पष्ट किया है, वह न्याय जो कि मनुष्य की दुर्बलताओं से ऊपर उठने का अभिमान न करता हो। ये रेखांकित कर लीजिए, ये व्याख्या के योग्य है कि उस अपने सामाजिक अपराधों का प्रायश्चित करने की ग्लानि उसके मन में इतनी ज़्यादा थी कि अपने मनुष्य की दुर्बलताओं से ऊपर उठने का उसे अभिमान न हो। इतने में धूप प्रखर हो चुकी थी और मैं नया नया ज्वर से उठा था, इसलिए बड़ी दारुण प्यास लग रही थी। केवल महाकवि केशव के वंशजों का उत्साह मुझे खींच ले जा रहा था। केशव के घर के खंडहर तक पहुँचते पहुँचते उसकी दालान में किसी कदर निढाल होकर मैं बहरा पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि केशव के मर्मांतक दुख की हेतु जरा जर्जरता मेरे अंग अंग में छा गई हो। वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता सुन्नू लाल जी ने दया की और मुझे सीतामय प्रसाद की डली के साथ जल के से कंठ सींचने को मिला, मतलब कंठ सींचने को मिला। देखिए कैसी संस्कृतनिष्ठ शब्दावली है कि उन्हें पानी पिलाया गया, प्यास उनकी बुझ गई। तब जाकर केशव की सुधि आई और साथ में भेजे गए कानूनगो साहब की सहायता से भवन के नक्शे की नाप जोख और मरम्मत का तखमीना लगाने बैठा। मेरे मित्र गौरी शंकर द्विवेदी जी का उत्साह इस दिशा में प्रशंसनीय है। विंध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने उन्हीं के आवेदन पर इस केशव स्मारक भवन का सुधार कार्य अपने हाथ में ले लिया है। कवि केशव रीतिकालीन केशव है, वे पांडित्य के चितेरे कवि हैं और दुर्ह काव्य के कठिन काव्य के प्रेत कहे जाने वाले केशव, जिन्होंने शास्त्रों का, अलंकारों का बड़े रीतिबद्ध तरीके से वर्णन किया है, जो रीतिकाल की रीतिबद्ध कविता के शिरोमणि कवि कहे जाते हैं, उनके गृह सुधार का कार्य किसने ले लिया? विंध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इस तरीके से वे अपने इस यात्रा के इस अवसर पर जो कार्य लेकर के वे आए थे कि मैं अपने साहित्यकारों के जन्म स्थान, निवास स्थान, उनकी हवेलियों को संरक्षण दे सकूं, उनका संधारण कर सकूं और इस हेतु मैं अपना कार्य कर सकूं। अब अगला हम कल पढ़ेंगे।